इवैंस्टन, इलिनॉय, 1977। रात के करीब 9 बज रहे थे। डॉक्टर होशे चुआ सोफा पे बैठा था, अपनी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जब उसकी पत्नी उसकी बगल से उठती है और सामने के रूम में जाकर लेट जाती है। अभी डॉक्टर होशे चुआ पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट्स को पढ़ने में बिजी था, तभी उसे कुछ एहसास होता है कि कुछ अलग है। वो अपना सर उठाकर देखता है तो उसकी पत्नी एकदम सीधे होकर बैठी है बेड पर। उसकी आवाज़ें चेंज हो जाती है और वो कुछ अलग ही आवाज़ में उससे बात करने लगती है, गहरी, धीमी, बिल्कुल उसके पत्नी की आवाज़ के जैसे नहीं। और फिर उस आवाज़ ने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर, प्लीज मेरी मदद करो। जो मुझे मारने वाला है वो अभी भी आजाद घूम रहा है। डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि वो इस इंसिडेंट को क्या नाम दे। उसका साइंटिफिक दिमाग ये बोल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है उसकी पत्नी के साथ, पर ऐसा क्या गड़बड़ है और ऐसा क्या हुआ कि उसकी पत्नी की आवाज़ ऐसे भूत वाली हो गई। फिर भी डॉक्टर ने अपना संयम बरकरार रखा और उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज़ आई, और डॉक्टर को एक झटका सा लगा। तेरिस्ता बासा, जो उसकी पत्नी के साथ काम करती थी, पर वो तो 6 महीने पहले मर चुकी थी। स्वागत है दोस्तों आपका क्राइम जिला में, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो साइंस भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आज की कहानी 1977 की है, जो घटित हुई थी शिकागो, अमेरिका में, एक फिलिपिनो नर्स के साथ। एक बेवक्त कत्ल और एक राज जो शायद कब्र के उस पार से खुद ही खुलने लगी थी। ये कहानी आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। तो बने रहो मेरे साथ इस केस में आखिरी तक, और चलो बिना देर किए शुरू करते। 1929 फिलीपींस, एक घर में जहाँ संगीत की आवाज़ हमेशा रहती थी, तेरिस्ता बासा पैदा हुए। एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, इज्जत, तालीम और बहुत सारी जिंदगी के सपने। तेरिस्ता एक ट्रेंड म्यूजिशियन थी, पियानो बजाती थी। कुछ लोग कहते हैं सुनने वाला एक पल के लिए अपनी सांसों की थकान भूल जाता था। वो दुनिया देखना चाहती थी और उसने देखी भी। यूरोप गई, पेरिस में वक्त बिताया। कुछ कहते हैं वहाँ उसके बाप ने उसकी माँ के लिए एक खास जेवर खरीदा, एक पर्ल रिंग, एक जेड पेंडेंट, फ्रांस से, प्यार की निशानी। और वो जेवर बाद में उसकी माँ ने तेरिस्ता को दिया। फैमिली एयरलूम, 3 पीढ़ियों की याद, एक छोटी सी डब्बी में बंद। फिर तेरिस्ता शिकागो आई और यहाँ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन गई। एजवाटर हॉस्पिटल में काम करने लगी। हॉस्पिटल शिकागो के नॉर्थ साइड पर था। 1997 में वो इस वक्त 48 साल की थी। वो यहाँ अकेले 15th फ्लोर नॉर्थ पाइन ग्रोवर एवेन्यू पर रहती, एक बहुत ही नीट ऑर्गेनाइज्ड अपार्टमेंट। उसकी दोस्त थी, हमदर्द थी। हॉस्पिटल्स में कलीग्स कहते तेरिस्ता किसी को भी ना नहीं कहती थी। कुछ कोई टिकट चाहिए, तेरिस्ता से मांगो। कोई काम है, तेरिस्ता मदद कर देगी। टीवी खराब है, तेरिस्ता को कह दो, वो अरेंज कर देगी। और यही उसकी नेक दिली उस रात उसकी दुश्मन बन गई। एलन शावरी, 30 साल, एजवाटर हॉस्पिटल में वो भी वहीं काम करता था, सेम डिपार्टमेंट, सेम फ्लोर में। कभी कभी तेरिस्ता से बातें करता, कभी हॉस्पिटल के काम में मदद मांगता। तेरिस्ता, जो सबकी मदद करती थी, एक दिन शावरी से कहा, मैं तुम्हारे लिए थिएटर टिकट दिलवा सकती हूँ, जरूरत हो तो बताओ। तो उसने तेरिस्ता से पूछा कि बदले में वो उसको कुछ देना चाहता है, क्योंकि वो फ्री में टिकट्स नहीं ले सकता। जिस पर तेरेसा ने कहा कि ठीक है, उसकी टीवी खराब हो गई है, वो चाहे तो आकर बना सकता है। जिस पर शावनी ने हामी भर दी। उसने सोचा वो तेरेस्ता के घर टीवी बनाने के बहाने से जाएगा और वहां से उसके जेवरात चुरा लेगा। उसे एज अ कलीग ये बात पता थी कि तेरेस्ता एक वेल एस्टैब्लिश फैमिली से आती है और वो बहुत ही रिच है, जो बहुत सारे ट्रेवल्स कर चुकी है, फ्रांस घूम चुकी है, तो उसके पास पैसे की कमी नहीं है। पर यह बात उसको हजम नहीं, और एक रात फरवरी 21, 1997 में उसने डिसाइड किया कि वो तेरिस्ता के घर टीवी ठीक करने के बहाने से जाएगा। फरवरी 21, 1997 शिकागो में ठंड थी। तेरिस्ता की शिफ्ट खत्म हुई और वो हॉस्पिटल से निकल आई घर आने के लिए। उसने खाना खाया और आराम किया। 7 बजे के करीब उसके फ्रेंड का फोन आया। टिकट सेल के बारे में बात की करीब 20 मिनट तक।
फिर 7:30 पे एक और कॉल आई रुथ लॉयब से। इस कॉल में तिरिश्ता ने मेंशन किया एक मेल विजिटर आने वाला है आज रात। वो विजिटर था एलन शावरी। शावरी ने दरवाजा खटखटाया। तिरिश्ता ने खोला और जाने पहचाने चेहरे को देखकर वो मुस्कुराई और उसे अंदर आने दिया। उसे टीवी के पास ले गई। जैसे ही तिरिश्ता मुड़ी उसके लिए पानी लाने के लिए, यही मोमेंट था जब सब कुछ बदल गया। शावरी ने पीछे से उस पर अटैक किया और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि पूरी फ्लैट ढूंढने के बाद, खंगालने के बाद भी उसे सिर्फ 22 हांगकांग डॉलर के इक्विवेलेंट कैश मिला। लेकिन वो जेवर, वो पर्ल रिंग, वो जेड पेंडेंट, फ्रांस से लाया हुआ 3 पीढ़ियों का प्यार, वो उसने उठा लिया और अपनी पॉकेट्स में डाला। फिर जाते जाते उसने एक किचन काउंटर से एक नाइफ उठाया और तिरिश्ता बासा के सीने में घोंप दिया। उसके कपड़े बिखेर दिए, बॉडी के ऊपर डाले, उस बॉडी के साथ ऐसा किया जैसे देखने वालों को लगे कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। फिर वो उस वहीं पड़ी मैट्रेस को उसके बॉडी के ऊपर डाली और उस मैट्रेस पे आग लगा दी। वो चाहता था कि उसका ये एविडेंस मिट जाए। दरवाज़ा बंद करके एलन शावरी लिफ्ट में घुसा, 15th फ्लोर से नीचे उतरा और शिकागो की भीड़ भाड़ वाली सड़कों में गुम हो गया। रात के करीब 8:45 बजे पड़ोसियों ने देखा कि तिरिश्ता के फ्लैट के खिड़की से धुआं बाहर आ रहा है। उन्होंने जैनिटर को बताया और फिर 911 को कॉल किया। फायर ब्रिगेड आई, दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर 15th फ्लोर पर तिरिश्ता बासा थी। वो एक ट्रेंड म्यूजिशियन थी, एक करियरिंग कॉलिग थी, एक औरत जिसने पेरिस देखा था, अपनी माँ का दिया हुआ जेवर संभाल के रखा था और अपने घर में किसी को भी खुशी से आने देती थी। वो अब नहीं रही। पड़ोसियों का कहना था कि वो एक बहुत ही अच्छी इंसान थी और हमेशा दूसरों को देखकर मुस्कुराती थी। वो इतनी अच्छी इंसान थी कि पड़ोसियों को कभी भी उसके किसी भी चीज़ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इतनी अच्छी इंसान थी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसकी किसी भी कलीग्स ने उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बताया। सभी का कहना था कि वो बहुत ही मिलनसार, सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही अच्छी इंसान थी और उसके साथ किसी ने ऐसा किया वो ये सोच भी नहीं सकते थे। ऑटोप्सी ने कंफर्म कर दिया था कि उसके साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था और ये सीन एक झूठा सीन था, पर इन्वेस्टिगेटर्स को ये सब बाद में पता चला। उस वक्त इन्वेस्टिगेटर्स को एलन शावरी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि ये फाइल खुली तो थी पर ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। पुलिस ने इंटरव्यूज लिए, कलीग्स के, दोस्तों के, रिलेटिव्स के। कोई दुश्मन नहीं था, कोई थ्रेट नहीं था और इसके वजह से पुलिस के पास कोई लीड भी नहीं था। महीने बीते, केस ठंडा पड़ने लगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून। फाइल एक ड्रॉवर में थी। शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट का केस नंबर, एक नाम, एक एड्रेस, एक अनसॉल्व्ड मर्डर। और फिर अगस्त 1977, तिरिश्ता के मर्डर के 6 महीने बाद डॉक्टर होशे चुआ की पत्नी, जो एक फिलिपिनो डॉक्टर थी और तिरिश्ता के साथ ही काम करती थी, उसे किसी आत्मा ने पजेस कर लिया। डॉक्टर होसे ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले रेमी एक दिन दोपहर को लेट गई थी और नींद में या नींद जैसी किसी अवस्था में उसकी आवाज़ बदल गई, गहरी, अलग, उसकी अपनी नहीं, और वो फिलीपींस भाषा में बोलने लगी थी। डॉक्टर, प्लीज मेरी मदद करो, जो मुझे मारने वाला है वो अभी मेरे साथ घूम रहा है। उसे डर गया, पूछा तुम कौन हो? आपको तिरिश्ता बासा, मैं तिरिश्ता बासा। जब रेमी सो के उठती है तो उसे भी याद नहीं रहता है। होसे ने सोचा ये शायद रेमी का इमेजिनेशन है। शायद तिरिश्ता बासा रेमी के साथ इतनी अच्छी दोस्त थी कि वो इमेजिन कर रही थी और उसका स्ट्रेस है। इसलिए डॉक्टर, जो बाकी सेन इंसानों के साथ करता है, उसने इग्नोर कर दिया। हालांकि डॉक्टर के अनुसार फिर से कुछ दिन बाद रेमी फिर से किसी अवस्था में चली गई। इस बार वो आवाज़ नाराज थी। मैंने कहा था पुलिस को बताओ, तुमने क्यों नहीं बताया? होसे ने कहा कोई एविडेंस नहीं है। और फिर उस आवाज़ ने बोला, एक नाम लिया, फिर एक और चीज़ बोली, और यही वो बात थी जिसने सब बदल दिया। उसने मेरा जीवन चुराया, मेरी माँ को जीवन फ्रांस से लाया, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। उन्हें पता है वो जीवन, वो पहचान सकती है उसे। और जेवर आइडेंटिफाई करने वाले फैमिली मेंबर्स का नाम भी दिए। डॉक्टर होशे चुआ एक साइंटिफिक रैशनल इंसान था। रात भर बैठा रहा क्योंकि उसकी पत्नी अपनी आंखें बंद करके
एक मर्डर विक्टिम के हाथ के जेवर का डिस्क्रिप्शन दे रही थी, जिस जेवर का किसी को कुछ नहीं पता था, जिस विक्टिम से रेमी की काफी ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी। सुबह होशिचुआ ने फोन उठाया, डिटेक्टिव स्टैचुला को कॉल किया। स्टैचुला ने बाद में कहा, May asvi poriterasa shura nuu kiwo information kasia, like enjoya for suchta. पुलिस ने बैकग्राउंड चेक किया एलन शावरी पर, एज वाटर हॉस्पिटल, ऑर्डरली सेम डिपार्टमेंट, और एक नोट तेरिस्ता के अपार्टमेंट में क्राइम सीन से मिला था। डिटेक्टिव के दिमाग में आया, गेट थिएटर टिकट फॉर एएस एलन शावरी। डिटेक्टिव शावरी के अपार्टमेंट पर गए और वहां उसकी गर्लफ्रेंड के पास एक पर्ल रिंग, एक जेड पेंडेंट, फ्रांस से लाया हुआ 3 पीढ़ियों का जेवर। तेरिस्ता के रिलेटिव्स ने कंफर्म किया एक एक चीज। जब शावरी के सामने ये रखा गया तो पहले उसने मना किया, फिर कन्फेस कर लिया और उसने खुद बताया कि वो टीवी ठीक करने के बहाने से गया था, पर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिले। जेवर ले लिया और फिर आग लगा के वहां से भाग गया। अगस्त 11, 1997 को एलन शावरी का अरेस्ट हुआ और एक मरे हुए औरत की आवाज ने एक मर्डर को कैद करवा दिया। अक्टूबर 1978, कोर्ट रूम ट्रायल वॉइस रूम फ्रॉम द ग्रेव के नाम से मीडिया में फेमस हो गया। रेमी चुआ ने कोर्ट में टेस्टिमनी दी। उसने कहा, तेरिस्ता ने मेरे लिप्स से बोला, मेरे थॉट्स बोले। डिफेंस ने आर्ग्यू किया, रेमी और शावरी में पहले से टेंशन थी हॉस्पिटल में। शावरी ने रेमी के काम की कंप्लेंट्स की थी। रेमी की जॉब भी गई थी उसी दौरान। ये पोजीशन नहीं था, ये एक औरत का बदला था। प्रोसिक्यूशन का जवाब था, तो फिर बताओ, उसे वो जेवर कैसे पता था? उसे फैमिली मेंबर्स के नाम कैसे पता थे? उसे वो स्पेसिफिक डिटेल्स कैसे पता थी जो सिर्फ मर्डरर जानता था? जूरी को डिसाइड करना था। एक केस जिसमें एक मृत महिला की आत्मा ने गवा दिया था। मिस ट्रायल हुआ, लेकिन फिर जनवरी 1979 में कुछ ऐसा हुआ जिस पर लोग आज भी बात करते हैं। एलन शावरी जेल में था तब तक। सडनली अपना कन्फेशन बदल दिया और उसने एक्सेप्ट किया कि उसने ही तेरिस्ता का कत्ल किया था, बिना किसी प्रेशर के, खुद से ही। कुछ लोगों का कहना था कि उसने ऐसा किया क्योंकि ट्रायल में एविडेंस थे। कुछ लोग कहते हैं उसे ये इसलिए किया ताकि सेंटेंस थोड़ा कम मिले, और कुछ लोग उस वक्त जो कोर्ट में थे कहते हैं कुछ रातों से शावरी बहुत डिस्टर्ब रहता था जेल में, बहुत डरा हुआ, जैसे कोई जो सोना चाहता है बट सो नहीं पा रहा है। फरवरी 23, 1979 में एलन शावरी को 14 साल की सजा दी गई मर्डर के लिए। 14 साल, सिर्फ 14 साल। जज ने सेंटेंसिंग में कहा कि केस अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन एविडेंस भी मौजूद थे और एविडेंस ने गिल्ट प्रूव किया। रेमी और होशिचुआ पब्लिकली कुछ ज्यादा नहीं बोले क्योंकि उन्हें लाइमलाइट में नहीं रहना था। एक सहेली ने उनके बारे में एक किताब लिखी, ए वॉइस फ्रॉम द ग्रेव। उसमें भी रेमी की लाइन थी, मैं खुश हूँ कि तेरिस्ता को इंसाफ मिला और मैं खुश हूँ कि अब वो मुझे नींद में नहीं आती। वो जेवर तेरिस्ता के फैमिली को वापस कर दिया गया। 3 पीढ़ियों का प्यार आखिर घर पहुंचा। आपको क्या लगता है, क्या रेमी सच में एक इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेंट औरत थी जिसने तेरिस्ता और शावरी के बीच के टेंशन को देखा था, जिसे ये शक था कि शावरी ने ही तेरिस्ता का मर्डर किया है, बट उसके पास कोई एक ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं था जिससे वो दूसरों को बता सके? ये बात तो मैं नहीं जानती। क्या सच में तेरिस्ता की आत्मा कभी रेमी पर आई थी या नहीं, ये भी मैं नहीं जानती। लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि एक औरत जो अकेली थी 15th फ्लोर पर शिकागो की ठंडी रात में, आज भी याद की जाती है। सिर्फ एक विक्टिम की तरह नहीं, एक ऐसी औरत की तरह जिसने अपनी मौत के बाद भी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, आपका क्या राय है इस ट्रू क्राइम केस में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे मैं अगले शनिवार 6:30 बजे शाम को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मेरे साथ बने रहना। टेक केयर एंड गुड बाय।